A very good day to all of you. So today we are going to take up the chemical properties of ethyl acetoacetate part 2. In our previous lecture we had done a few properties. हमने देखा था कि किस तरह एसिटोएसिटिक एस्टर जो है इथाइल एसिटोएसिटेट मतलब अपने कुछ गुणों के कारण, क्योंकि उसके एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स होते हैं, उस वजह से वो बहुत अच्छा कार्बेन आयन और दूसरे कार्बन पॉजिटिव से वो जुड़ सकता है और फिर उसके बाद हम उसका या तो एसिडिक या कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करके नए नए किस्म के कंपाउंड्स की रचना कर सकते हैं, उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में किस तरह हम सिंथेसाइज करेंगे सक्सिनिक एसिड विच इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको सिंथेसाइज करने के लिए प्रिंसिपल सिद्धांत सब में वही है। एक बार आपके समझ में आ गया तो आपको अब मुश्किल इसलिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम देखेंगे वही बेस की प्रेजेंस में यहां से निकला H पॉजिटिव, कार्बेन आयन बना। कार्बेन आयन जो हमारा बना, जो कि दोनों तरफ दो कार्बोनाइल ग्रुप है जिनके -I इफेक्ट से भी स्टेबलाइज होगा और इनके साथ रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज होगा। अब जब इसका रिएक्शन हुआ क्लोरो, ये देखिए क्लोरो कैसे है, क्लोरो डेरिवेटिव कैसे है, CH3COH होता तो ये क्या होता, ये होता हमारा एसिटिक एसिड। अब उसी में लग गया Cl तो हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड। अब उस एसिटिक एसिड का अगर एस्टेरिफिकेशन इथाइल अल्कोहल से हो जाए तो क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोरो एसिटेट। तो देखिए ये बन गया है हमारा इथाइल क्लोरो एसिटेट। CH3COH एसिटिक एसिड, CH3COC2H5 इथाइल एसिटेट, 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, तो इथाइल क्लोरो एसिटेट। और देखकर ही आपको तुरंत आप प्रोडक्ट भी लिख देंगे, क्योंकि आपको मालूम है अब क्या होगा। इसके बाद यहाँ NaCl निकल गया, ये Cl यहां से जैसे ही Cl निकला कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH2 पॉजिटिव। तुरंत पॉजिटिव जो है उसके ऊपर क्या अटैक होगा, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है CH नेगेटिव, और इस तरह हमारा बन गया ये इसका डेरिवेटिव। अब जो अगली स्टेप है वो सिर्फ है इसका हाइड्रोलिसिस। अब आप अच्छी तरह पहचान गए होंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और H3O यानी कि एसिडिफाइड वाटर, इसकी प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एसिड बनता है। तो हाइड्रोलिसिस किस किस्म से होगा, जैसे यहाँ इससे पहले हमने करा, यहाँ से टूटा CH3CO, तो ये रेड से दिखा रखा, यानी कि एक OH यहाँ लग गया तो CH3COH। यहां से इसके साथ एक H लग गया क्योंकि ये टूट गया, इसका एक बॉन्ड कम, तो वाटर से H पॉजिटिव, तो ये CH2 यहां लग गया। अब दोनों कोनों में जो एस्टर है, हाइड्रोलिसिस होगा तो सबसे पहले ये समझ लीजिए C2H5OH वो तो निकलना ही निकलना है। तो C2H5OH यहाँ, C2H5OH यहाँ, दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे C2H5OH के, एस्टर है और डाई एस्टर है, क्योंकि एक पोर्शन इससे आया है और एक पोर्शन हमारे इथाइल एसिटेट से आया है, तो दो बन गए। तो अब हमारे पास रहेगा क्या गया, देखिए CH2CO, यहां से ये अलग हो गया तो इसके साथ लग गया OH, ये CH2 एक H लगा वाटर से क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया, COOH, यानी कि क्या बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा सक्सिनिक एसिड। किस तरह, इथाइल क्लोरो एसिटेट के साथ रिएक्शन, उसके बाद और रिएक्शन होगा तुरंत समझ लीजिए कौन सी साइट पे लगेगा, CH2 वहीं पे लगेगा जहां पे एनायन, ये CH नेगेटिव है, कार्बेन आयन। एज अ रिजल्ट ऐसे दो ग्रुप हो गए, CH2CO C2H5, ये एक यहाँ हो गया, एक CO C2H5 यहाँ हो गया। इसमें से भी हमारा निकल जाएगा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल, तो क्योंकि दो ऐसे एस्टर हैं तो नेचुरली अल्कोहल कितने बनेंगे, दो बनेंगे, और ये एसिटाइल पोर्शन शुरू से ही निकल आएगा, ये एसिड बनाएगा CH3COOH, तो सिर्फ रह गया CH2CO और ऊपर भी CH एक H लग के CH2CO,
ऊपर भी उसके साथ OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया, तो क्या बन गया? सक्सेनिक एसिड। अब जो अगला प्रिपरेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ हायर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हायर मतलब जिसमें ज्यादा और कार्बन एटम्स हो। तो डिपेंडिंग अपॉन हमें किस तरह का चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपना आगे का रूट तय करते हैं। मान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि हमारे पास इससे जो हमें मिल रहे हैं वो हैं ये 2 कार्बन्स, तो 2 हमें और चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 2 कार्बन वाला डाइब्रोमो कंपाउंड। तो इस हिसाब से हमारा हायर जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो बन जाएगा। पहले स्टेप में उसी तरह हमारा निकला यहां से H पॉजिटिव बेस की प्रेजेंस में, ये जनरेट हो गया और 2 कार्बन वाला यहाँ लिया है, तो देखिए इसी तरह यहाँ भी 2 कार्बन वाला हम 2 मॉलिक्यूल्स, नॉट सॉरी 2 कार्बन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे इसके हमारे एस्टर के, क्योंकि जब 2 Br हैं, डाइब्रोमो लिया है, तो 2 Br रिएक्ट जो करेंगे तो आपके एक एक करके नहीं रिप्लेस होना है, क्योंकि हमें डाई अल्काइल नहीं चाहिए, हमें चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक। तो डाई कार्बोक्सिलिक के लिए हमें उसमें 2 COH होने चाहिए। तो 2 COH तभी बनेंगे जब हम इस तरह से रिप्लेस करवा देंगे किसके साथ? एक डाइब्रोमो कंपाउंड के साथ। तो रिप्लेसमेंट हुआ हमारा, तो उससे हमारा क्या बन गया? नेक्स्ट जो हमारा बनेगा ऑटोमेटिकली इससे निकल गया हमारा CH नेगेटिव जो है, एक CH एक एनायन से हमारा निकला, अटैच हुआ एक CH2Br। अब 2 है तो 2 के दूसरे के साथ अटैच हुआ दूसरा। तो यू फॉलो दिस इज डन बिकॉज हमको एक ही में 2 अल्काइल ग्रुप नहीं चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा, इससे पहले हमने डाई अल्काइल एसिटिक एसिड, डाई अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अब क्या हमें डाई अल्काइल नहीं चाहिए, हमें चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक। तो डाई कार्बोक्सिलिक के लिए हमें 2 यूनिट इसकी अटैच करनी होंगी, किसकी? अपने एसिटो एसिटिक एस्टर की, क्योंकि उसी से हमें मिल रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद COH। तो क्योंकि 2 यूनिट हमें अटैच करनी है, तो वो इस तरह अटैच करनी है, तो उस हिसाब से 1,2 ये डाइब्रोमो, इसीलिए यहां लिया है, देखिए 1,2 डाइब्रोमो, ये इथाइलिन। तो अब इसके साथ क्या होगा? एक यहां से NaBr निकला, तो यहाँ एक CH2 लगा, और ये दूसरा CH2 अब यहाँ नहीं, दूसरा CH2 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो दूसरी तरफ लगेगा। तो यानी कि एक श्रृंखला में जुड़ गए। कितने जुड़ गए? देखिए 1 2 3 4 CH2 जुड़ जाएंगे। अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस के बाद ये भी CH2 में चेंज हो जाएगा, ये भी CH2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमने बीच में इसमें कितने जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए। अब अगर इससे ज्यादा जोड़ने हो, तभी तो कहा है हायर डाइकार्बोक्सिलिक। हायर डाइकार्बोक्सिलिक मतलब तो बीच में हम और भी ले सकते हैं। यहाँ अगर फिर से CH2 फिर CH2 ले लेते तो हमारे पास एक कार्बन और बढ़ जाता, एक और CH2 बीच में रख लेते थे, यानी कि इसको रख लेते हम, ये CH2Br जो हमने रखे हैं इनके बीच में हम 2 CH2 और रख लेते, यानी कि वो किसका डेरिवेटिव हो जाता? 4 कार्बन का डाइब्रोमो डेरिवेटिव। डाइब्रोमो तो इसी तरह रहते 2 कोनों में, लेकिन बीच में क्या लग जाता है? 2 CH2 और। या अगर हमें 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक चाहिए तो CH2 1,3 डाइब्रोमो, क्योंकि दोनों कोनों से जुड़ने हैं, एक कोने से एक एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ, दूसरे कोने से दूसरे के साथ। तो इस किस्म से हम स्टेप अप कर सकते हैं अपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। निर्भर करता है कि कितने कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 2 कार्बन जो हैं वो किससे आएंगे? 2 कार्बन आएंगे हमारे इससे, जो हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर है। कैसे आएंगे? क्योंकि एक सिरे पे Br निकल के एक एसिटो एसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा जो न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरे सिरे पे Br निकल के दूसरा एसिटो एसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अब बाकी हमें कितने कार्बन वाले चाहिए वो सारे हम यहाँ बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये श्रृंखला जो है ये वाली ये लंबी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक जुड़ गया, यहाँ से दूसरा जुड़ गया। अब क्योंकि हमने 2 कार्बन वाला डाइब्रोमो लिया है, तो अब के जो एसिड मिलेगा उसमें कितने कार्बन होंगे?
दो तो इससे आ गए और दो कहाँ से आए, ये जो हमने दो मॉलिक्यूल्स दिए, एक तरफ एक एसिटो एसिटिक का और दूसरी तरफ दूसरा एसिटो एसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल। तो कार्बन आयन बनने के बाद ये जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होगा, इसका हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, रेड से फिर से दिखा रखा फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे समझ में आ जाए इजिली। CH3COOH, नीचे से भी CH3COOH, यानी कि कितने बन जाएंगे, हाइड्रोलिसिस से दो बन जाएंगे एसिटिक एसिड। और देखिए ये हमारे पास कितने हैं ग्रुप्स, एस्टर के दो है ना, एसिटो एसिटिक एस्टर के हमने दो लिए थे मॉलिक्यूल्स, दो इक्विवेलेंट्स, तो उससे ऑटोमेटिकली कितने बनेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो ये तो स्वाभाविक ही है कि दो इथाइल अल्कोहल भी हमें मिल जाएंगे। अब हमारा ये बीच का पोर्शन रह गया, तो इसमें CO यहाँ OH लग जाएगा, ये भी CO यहाँ OH लग जाएगा, और इधर से क्योंकि ये बाकी जगह से टूट गया है, लाइसिस हो गया है इसका, तो ये यहां से निकल गया, ये CO पोर्शन तो इसके साथ रहेगा। यहाँ से एक वैलेंसी कम हुई, वहां H पॉजिटिव, यहाँ से एक वैलेंसी कम हुई, वहां H पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली बन गया CH2 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 COH COH, यानी कि 4 कार्बन वाला ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप जानते हैं क्या कहलाता है, एडिपिक एसिड। सो सिमिलरली by changing the dibromide we can get our higher dicarboxylic acid, and you must remember this, ये याद रखिएगा कि डाइकार्बोक्सिलिक है तो दो जो पोर्शन हमें COH के मिले हैं वो किससे मिले हैं, वो मिले हैं हमें एसिटो एसिटिक एस्टर से, यानी कि एक COH एक से और दूसरा COH दूसरे मॉलिक्यूल से, इसीलिए दो इसके यूज होते हैं इक्विवेलेंस। अब ये नेक्स्ट सिंथेसिस हम देख रहे हैं, जो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अभी तक हम लोगों ने सैचुरेटेड एसिड्स देखे थे। अनसैचुरेटेड के पीछे का प्रिंसिपल भी वही है, एक्सेप्ट दैट अनसैचुरेशन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिएक्शन जो करेंगे वो करेंगे हम किसी भी एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड। सो निर्भर करता है क्या हमें चाहिए, यहाँ एसिड एल्डिहाइड लिया CH3CHO लिया, तो ये देखिए डबल बॉन्ड, ये जो O है और ये एक्टिव मिथाइलिन का CH2 है, ये किससे आया, CH3CO CH2 COO C2H5, ये हमारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एसिटो एसिटिक एस्टर है। तो H2O निकल गया, तो बेस की प्रेजेंस में, ये बेस है डाइथाइलामीन जो लिख रखा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो फिर से क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड यहां जुड़ गया ना, देखिए H2 यहां से निकला, O यहां से निकला, तो CH3CO C, ये वाला पोर्शन जो है C यहाँ H2 होना था, अब निकल गया H2 और ये है CH3CHO, तो यहां C, अब उसके बाद तो क्या बना, उसके बाद जैसा दिख रहा है आपको, ये अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। आप समझ रहे हैं अनसैचुरेशन कहां से आया, क्योंकि डबल बॉन्ड O जो है हमारा एल्डिहाइड का, हमने एसिड एल्डिहाइड लिया, तो ये तो CH3CH, वो डबल बॉन्ड जो है यहाँ से O निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया, इनके बीच में बन गया, तो ऑटोमेटिकली ये अनसैचुरेशन, और बाकी तो वो ये CH3CO, फिर CH2 क्योंकि निकल गया है यहाँ से, फिर COO C2H5, ये इतना पोर्शन जो है ये कहाँ का है, ये हमारे एक्टिव मिथिलीन एसिटो एसिटिक एस्टर का है। अब फिर से इसका हमने करा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हमें यहाँ लगातार हमें चाहिए हैं क्या, एसिड्स, तो हम इसका क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हमें कीटोन्स की जरूरत नहीं है, हम एसिड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, एसिड की सिंथेसिस कर रहे हैं, इसीलिए शुरू में आप लोगों को दोनों वो हमने हाइड्रोलिसिस हमने टेकअप कर लिए थे। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से यहाँ लिखा हुआ है फॉर योर ईज, जैसे अब हमेशा की तरह CH3COH, इतना पोर्शन ये निकल गया। अब ये एक बैलेंसी यहाँ कम हो गई कार्बन की, तो उसमें H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर ये लग गया, तो बन गया CH है, और यहाँ पे एस्टर है ये, तो C2H5OH, ये ऑटोमेटिकली निकल गया यहाँ से। तो हमारा एक मॉलिक्यूल तो निकला अल्कोहल का C2H5OH, एक निकला CH3COH का, और बाकी जगह क्या रह जाएगा, अब सिर्फ एक यहाँ H लग जाएगा, ये बॉन्ड कम, तो ये बन गया हमारा CH
इधर है CH3CH और यहाँ पे COOH, यानी कि हमारा ये क्या बन गया, ये 4 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोटोनिक एसिड, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था CH3CH। अगर हमको कोई दूसरा अनसैचुरेटेड एसिड चाहिए तो हम CH3 की जगह दूसरी भी कोई एल्डिहाइड इसी तरह ले सकते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर हम कीटोन लेंगे तो नेचुरली अनसैचुरेशन जो है ये वाले पॉइंट पे ये डाई सब्सटीट्यूटेड, यहाँ पे ये एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ तो उस केस में यहाँ जो है ये जो बना रहा है CH3CH ये वाला पोर्शन तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी मान लीजिए हमने लिया CH3C, यहाँ भी एक और CH3 है, मतलब इसको हमने वो ले लिया, एसीटोन ले लिया शुरू में, CH3H की जगह एक और CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 इधर CH3CH ना आके CH3C, यहाँ पर भी CH3, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड वी वांट, मान लीजिए हमें 4 की जगह 5 कार्बन वाला चाहिए इस तरह अनसैचुरेशन, तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, यहाँ ये CH3CH होने लेके इसका हायर होमोलोग ले लेंगे, हम ले लेंगे CH3CH2 CHO, या हम ले लेंगे यहाँ पे CH3CH2O। सो डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन लेंथ का हमें, बट रिमेंबर डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे आएगा, यहाँ टर्मिनल क्या लगा हुआ है हमारा, कार्बोनाइल ग्रुप, तो वो हमारी पोजीशन रहेगी डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन की। तो इस तरह हमको मिल गया अनसैचुरेटेड एसिड एल्डिहाइड या कीटोन्स के रिएक्शन एसिटो एसिटिक एस्टर और उसके बाद इसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। ये जो अब हम आगे के सिंथेसिस अब कर रहे हैं, ये सारे सिंथेसिस जो हैं कीटोन्स, यानी कि जैसे कीटोन दिमाग में आते हैं समझ लीजिए बेसिक्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, फर्क होगा। यानी कि कार्बेन आयन बनेगा बेस की प्रेजेंस में, तो बेस की प्रेजेंस में कार्बेन आयन बना, रिएक्शन हुआ किसके साथ, अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे अल्काइल जुड़ गई हमारा अल्काइल ग्रुप, कार्बेन आयन पे R पॉजिटिव जुड़ गया। अब हमने जो इसका हाइड्रोलिसिस करा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हीट करा, तो मालूम है आपको क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहां से क्या निकल गया CO2, ये टर्मिनल से क्या निकल गया C2H5OH, और हमारा कीटोन बन गया यानी कि CH3COCH2R। H2 कैसे लगा, क्योंकि यहां से जो ये पूरा ये वाला पोर्शन पूरा अलग हो गया इससे, ये पोर्शन, क्योंकि ये क्या बनाएगा, इतना वाला हिस्सा ये बनाएगा CO2 और ये बना लेगा C2H5OH। रिमेंबर हमने ये पहले करा था, तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह पहले बीटा कीटो एसिड बनता है और हीट करते हैं, तो वही चीज है, इकट्ठे एक ही उसमें लिख दिए कि बीटा कीटो एसिड बना, और उसके बाद उसने उससे क्या बन गया, CO2 निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी निकल गई, तो उसको एक ही सिंगल स्टेप में, क्योंकि वी आर डूइंग हीटिंग एट द सेम टाइम, तो तुरंत ही ये किसमें CH3COR कीटोन बन गया, ये निकल गया CO2 और ये C2H5OH, क्योंकि हम सिमिल्टेनियसली उसको हीट भी कर रहे हैं। तो इस तरह मिथाइल कीटोन्स बन गई। अब वहीं पे अगर हमें डाई कीटोन्स बनानी हो, डाई कीटोन्स 1,3 डाई कीटोन्स, 1,3 डाई कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आगे फर्दर सिंथेसिस में, और भी कई कंपाउंड्स की सिंथेसिस में काम आती हैं, जब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में हमारा कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ हो। तो ये 1,3 डाई कीटोन्स, इसको बनाने के लिए मेथड वो ही है, बस फर्क ये है कि इससे पहले हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड, जो हमने सिंपल कीटोन्स बनाई थी तो उसमें तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया था। अब इस केस में हम ये नहीं लेंगे, RX ना लेकर के, जो भी हम RX चूज करेंगे उस हिसाब से हमारी कीटोन बनेगी, R जो हमारा होगा R पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे डाई कीटोन, तो एक और कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ से आए, तो बट नेचुरल है कि हमें क्लोराइड ना लेके एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा। जब हम एसिड क्लोराइड लेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा ये दूसरा वाला ग्रुप जो है, और क्योंकि यहाँ से Cl निकलेगा और यही पोर्शन अटैच होगा कार्बेन आयन से, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 1,3 डाई कीटोन। तो बना हमारा कार्बेन आयन बेस की प्रेजेंस में, कार्बेन आयन C नेगेटिव पे जब ये Cl निकला तो C पॉजिटिव, ये C पॉजिटिव, किसका C पॉजिटिव, अब की मिथाइल का C पॉजिटिव नहीं, अब के हमने लिया है क्योंकि एसिड क्लोराइड
तो CO वाला C पॉजिटिव यहाँ CH के साथ जुड़ जाएगा, CH जिसने कि कार्बेन आयन बनाया है। और देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये हम C कुछ भी लें, यानी कि कोई सी भी एसिड हैलाइड लें, पर बनेगा हमेशा 1,3, क्योंकि 1, 2, 3 ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 और 3 हैं। तो इसका हम फिर से कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करा हमने HCl और के साथ हीट करा डाल करके, तो क्या बन जाएगा, ये CH3CO CH2, क्योंकि ये पूरा CO2 यहाँ से अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो CH2CO CH3 ये हमें मिल गई 1,3 डाइकीटोन। अब कौन सी मिली वो निर्भर करता है इस CH3 ग्रुप के ऊपर। अब इस केस में तो इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, इस केस में तो हमने CH3 लिया था, हम इसको CH3 CH2 भी ले सकते हैं, कुछ भी हम अगर लें एसिड हैलाइड, बट रिमेंबर दिस दैट always a 1,3 डाइकीटोन will be formed। 1,3 डाइकीटोन कितने ही कार्बन एटम्स वाली हो सकती है। ये ऊपर का पोर्शन जो आया है ये आया है एसिटो एसिटिक एस्टर से, नीचे का निर्भर करता है हमने किस किस्म की एसिड हैलाइड का सिलेक्शन किया है या यूज किया है। अब ये अगली सिंथेसिस एसिड्स और कीटोन के बाद जो हम देख रहे हैं ये कंपाउंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, 2-3 एक उनका बता रखा है। देखिए एंटीपायरिन जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों होती है, लेकिन दर्द निवारक और बुखार कम करने के लिए अक्सर ये कान वान वगैरह के दर्द में इस किस्म में और बेंजोकेन वगैरह के साथ मिला करके दी जाती है। बेंजोकेन जो कि खुद अपने आप में एक एनेस्थेटिक टाइप का होता है। खैर तो चलिए हम देखते हैं कि ये एंटीपायरेटिक जो है इसका नाम एंटीपायरिन सिंथेसिस कैसे है। तो बहुत सिंपल सा सिंथेसिस है, इस ढंग से दिखा लिया गया है। जैसे देखिए CH3CO CH2 ये COOC2H5। अब ये किसके साथ हो रहा है, हमारा जो रिएक्शन हो रहा है ये है फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन यानी कि C6H5 NH NH2 हाइड्रोजीन होती है NH2 NH2, ये दो अगर हों तो क्या हो जाता है हाइड्रोजीन। अब इसमें ये सब अमोनिया की डेरिवेटिव्स हैं। अगर इसमें देखिए एक H सब्सटीट्यूट हो जाए फिनाइल ग्रुप से NH2 तो हाइड्रोजीन, और ये सब्सटीट्यूट हो जाए फिनाइल से तो फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या निकल आएगा, देखिए C2H5O यहाँ दिख रखा है, इसको मैंने इससे दिखा रखा है C2H5O, इधर ये H और इधर पे है NH2। ये NH2 जो है ये कार्बोनाइल, अब ये उससे जरा हट के रिएक्शन है, तो H2O यहां से निकल गया। कहां से निकल गया ये H2O, CH3CO एसिटो एसिटिक एस्टर का था एसिटो पोर्शन, CO और NH2 का ये एक्टिव है, ये भी H2, तो H2O। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये सारे रिएक्शंस जो हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपने पढ़े हैं कि फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है, उसी किस्म का ये रिएक्शन है। तो अभी निकल गया यहाँ से H2O, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में ये बन गया डबल बॉन्ड यहां से। और इधर से क्योंकि निकल गया एसिटो एसिटिक एस्टर का ही कौन सा पोर्शन OC2H5 किसके साथ निकला, वो भी N के साथ निकला, N और H। तो N और H जो है ये यहां से ये वाला N और H है, तो ये निकल गया, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या जुड़ जाएगा, ये CO वाला पोर्शन किससे जुड़ जाएगा, N से, तो ये CO वाला पोर्शन किससे जुड़ गया, N से। ऑटोमेटिकली क्या बन गए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एंटीपायरिन। CH3C यहाँ O था वो निकल गया, यहाँ H2 था वो निकल गया, H2O डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे था CH2CO OC2H5, तो यहाँ OC2H5 निकल गया और नाइट्रोजन के साथ H लगा था वो H निकल गया, यानी कि C2H5OH निकल गया, तो यहां से भी जुड़ गया। और ये जो अब हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना 5 मेंबर्ड ये रिंग, इसको कहते हैं एंटीपायरिन, एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैविंग एक्टिविटी एंटीपायरिन। अब ये जो नेक्स्ट देख रहे हैं ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 4-मिथाइल यूरासिल। 4-मिथाइल यूरासिल का भी सिंथेसिस जो है इसी तरह से है कि देखिए अब इसमें फिर से मैंने रेड मार्क कर रखा है कि जो पोर्शंस निकलेंगी, ये CH3CO जो है ये वाला जो पहला पोर्शन दिखा रखा है ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म। नाउ इफ यू आर आस्क्ड
टू गिव अ रिएक्शन ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट इन द इनोलिक फॉर्म, तो इसका मतलब है वो आपसे 4-मिथाइल यूरासिल इसका बनना पूछ रहे हैं। तो ये इनऑल क्या है, ये CH3CO होता, O ने यहां से H ले लिया, H पॉजिटिव के फॉर्म में लिया, OH बन गया, ये O नेगेटिव विदाउट H पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो कौन सा फॉर्म बन गया, इनऑल है। तो इनऑल का OH और फिर से किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, आप देखिए, आप ये NH2CO NH2, यानी कि रिएक्शन है किसके साथ, यूरिया के साथ। तो बहुत ही बढ़िया नीट रिएक्शन है, POCl3 के प्रेजेंस में ये साइक्लाइज हो जाता है। और साइक्लाइज होगा तो कैसे, OH और H यहां से निकला तो ये वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन जुड़ गए हैं। ये जो हमारा कार्बन, कौन सा कार्बन है, इनॉल वाला कार्बन, ये इन वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन जुड़ गए। ये वाले कार्बन में CH3 है, ये CH3 है, ये दोनों जुड़ गए यहां से। और दूसरा एक और भी तो NH2 है, तो वो कैसे निकल गया उसका H, C2H5OH, तो ये निकल गया यहां से। ये रह गया यहाँ पे CO, ये पूरा पोर्शन निकल गया, तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। यानी कि एक तरफ से तो निकला इसमें वाटर, और दूसरी तरफ से इसमें कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन है, इससे पहले का भी जो हमने पढ़ा और ये भी हमने जो देखा। तो इसमें देखिए कंडेंस हो रही है, यहां से H2O निकला है, यहां से C2H5OH निकला है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन यहां जुड़ गए, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन यहां नीचे जुड़ गया, और इस तरह हमें ये 6 मेंबर्ड रिंग मिल गई, यानी कि यूरासिल 4-मिथाइल सब्सटीट्यूटेड एट दिस पोजीशन। ये 4-मिथाइल, ये हम सब्सटीट्यूशन हमने नहीं करा, ये कहां से आया, ये पोर्शन ये आया है हमारे एसिटोएसिटिक एस्टर के CH3CO जो होता था, क्योंकि ये इनॉल में कन्वर्ट हो गया उस पोर्शन से। तो इनॉल फॉर्म जो है इसका रिएक्ट करता है यूरिया के साथ POCl3 के प्रेजेंस में, और हमें मिल जाता है 4-मिथाइल यूरासिल। अब हम ये लगभग वाइंड अप करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिटोएसिटिक एस्टर की। ये रिएक्शन देख लेते हैं जहां हम हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस कैसे होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन। तो ये रिडक्शन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। रिमेंबर, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, जिससे कि क्या होगा, हमें हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन मिलेंगे तो ध्यान रखिए ये पोर्शन तो इतना अलग हो जाएगा, C2H5OH, ये हमारा अलग हो गया ये वाला पोर्शन। और उसके अलावा जो है हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। कहां से बना ये, देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे क्या था, ये CH3, सब ये रिड्यूस हो गया, CH2 CH2 CH3। मतलब जहां जहां डबल बॉन्ड O है वहां पे रिड्यूस होके क्या आ गया है, उन डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन आ गया है। तो ऑटोमेटिकली जितनी वैलेंसी कम हुई उस सब जगह हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ तो 2 इधर लगेंगे और एक वैलेंसी यहां से कम हुई तो यहाँ भी क्या लग जाएगा। अब ऑटोमेटिक है क्योंकि रिडक्शन है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन जो रिमूव होगी वो क्या बना लेगा, वाटर। क्या बनेगा उससे, वाटर बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा इससे एक तो इथाइल अल्कोहल, ये साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है इसका। वाटर इसलिए बनेगा क्योंकि जहां से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो वो पोर्शंस हमारी सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर में। मतलब ऑक्सीजन खुद भी रिड्यूस हो जाएगी, H लग गया उसमें। और साइड बाय साइड जितने कार्बन हमारे यहाँ पे रह गए हैं, तो ये 4 कार्बन थे, तो इससे इस किस्म से हमें मिल गया ब्यूटेन। अब यहीं पे अगर हमारा सब्सटीट्यूटेड होता, देखिए ये एसिटोएसिटिक एस्टर की जगह हमारा ये सब्सटीट्यूटेड होता, यानी कि मिथाइल एसिटोएसिटिक एस्टर। तो मिथाइल एसिटोएसिटिक एस्टर कैसे, CH3CO CH2 की जगह यहाँ एक CH3 है, रिमेंबर। तो उस केस में हमें जो हाइड्रोकार्बन मिलता वो भी इसी तरह क्या होता, CH3 CH2, ऑक्सीजन हटा उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग गए, CH CH3 CH CH3, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ हटे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ कम हुई तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो यानी कि CH3। तो हमें ये क्या मिल गया, फिर से हाइड्रोकार्बन और इथाइल अल्कोहल, और ये एज साइड प्रोडक्ट्स। सो लेट्स क्विकली गो ओवर व्हाट वी हैव डन। आज हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज जो सारी पढ़ ली हैं। इससे पहले हमने करी थी जो मोनो एल्काइल और डाई एल्काइल एसिड्स की प्रिपरेशन, इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने करा सक्सिनिक एसिड, आज सारे डाइकार्बोक्सिल लिए। पहले तो सिंपली सक्सिनिक एसिड लिया
और उसके बाद हमने क्या लिया, हायर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि किसकी मदद से बने, क्योंकि 2 COH ग्रुप चाहिए थे, तो उस केस में हमारे 2 इक्विवेलेंट्स यूज हुए एसिटो एसिटिक एस्टर के। उसका रिएक्शन जो है डाइब्रोमो कंपाउंड्स के साथ, उसके बाद उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके फिर हमने अनसैचुरेटेड एसिड कैसे बनाए, एल्डिहाइड्स हमने ली, तो उसके साथ हमें मिल गए या कीटोन्स हमने ली, यानी कि इन जनरल फिर से H2O इसमें से निकल गया, एक किस्म से कंडेंसेशन, और इससे अनसैचुरेशन क्रिएट हो गया, और फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस करा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कीटोन्स कैसे बनाए, मिथाइल कीटोन्स हो चाहे 1,3 डाइकीटोन्स हो, हर केस में रिएक्शन उसी तरह हुआ, अल्काइल हैलाइड से और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जहां डाइकीटोन चाहिए तो एक और कार्बोनाइल इंट्रोड्यूस करने के लिए ग्रुप हमने वहां लिया एसिड क्लोराइड को, फिर उसका करा हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोन चाहिए तो हर केस में यहाँ कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एंटीपायरीन और 4-मिथाइल यूरासिल, ये सिर्फ हमारे कंडेंसेशन टाइप के रिएक्शंस थे, जहां हमने एंटीपायरीन के लिए तो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करा कंडेंसेशन रिएक्शन, तो जिससे वाटर निकल गया और इथाइल अल्कोहल और हमारी रिंग बन गई साइक्लिक। और 4-मिथाइल यूरासिल के लिए हमने यूरिया के साथ इसका कंडेंसेशन करा, और उस केस में भी हमें इथाइल अल्कोहल और वाटर निकल के कंडेंसेशन होके 6 ये यूरासिल की जो रिंग मिली 6 मेंबर्ड, जो 4 सब्सटीट्यूटेड थी, यानी कि 4-मिथाइल यूरासिल। And finally, the synthesis of hydrocarbons using electrolytic reduction. So this is all for today. Here I am showing you once again the synthesis of the higher dicarboxylic acid. Since in that shot some of the part was missing, so this is the entire synthesis of adipic acid this time, which I showed, taking 1,2-dibromo compound, the synthesis of higher dicarboxylic acid using ethyl acetoacetate. So good day to all of you.